हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चीन ने गलवान झड़प के तुरंत बाद किया था परमाणु परीक्षण। अमेरिका का सबसे बड़ा आरोप। दोस्तों, क्या भारत की बढ़ेगी टेंशन आखिर, और क्या क्या गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों उस समय को लेकर, जिस खुलासे ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है दोस्तों भारत और चीन को लेकर। तो वहीं अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, शिया मस्जिद में धमाके से दहला पाकिस्तान का इस्लामाबाद। 30 की मौत की सबसे बड़ी खबर, 174 से भी ज्यादा घायल। बताएंगे इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर किसने किया आत्मघाती हमला दोस्तों, जबकि टीटीपी ने कर दिया इनकार। वहीं इस अटैक के बाद पहली बार भारत ने दी प्रतिक्रिया, पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। लेकिन वहीं चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कांच की बोतलों को क्यों लटकाया जा रहा है दोस्तों, क्या है इसके पीछे का गणित। वहीं जिस खबर का था सबको इंतजार, ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई खत्म। लेकिन जैसे ही वार्तालाप की एंडिंग हुई दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को दिया बहुत बड़ा झटका। जानकर जाएंगे चौंक, ईरान हो गया हैरान। वहीं बंगाल में चुनाव से पहले अलग थलग हुई टीएमसी इंडिया ब्लॉक से मिला तगड़ा झटका। क्या भाजपा के हाथ लगेगा जैकपॉट, क्या रहने वाला है इस बार बंगाल का चुनाव। एक से एक बेहतरीन जानकारी बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती ताकत का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। आप बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने आरोप लगा दिया है कि चीन ने 2020 में एक गुप्त परमाणु परीक्षण किया था। बहुत बड़ी बात यह है कि चीन ने यह परमाणु परीक्षण भारत के साथ गलवान झड़प के तुरंत बाद किया था। भारत और चीनी सेना में गलवान में झड़प 15 जून 2020 को हुई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने व्यापक हथियार नियंत्रण संधि की भी मांग की है दोस्तों, जिसमें चीन और रूस दोनों शामिल हो। यह आरोप एक वैश्विक निरस्त्रीकरण सम्मेलन में लगाए गए हैं। इन आरोपों ने परमाणु हथियार नियंत्रण को लेकर अमेरिका और चीन में जारी गंभीर तनाव को भी उजागर कर दिया है। वर्तमान में अमेरिका और रशिया के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। चीन का नंबर इनके बाद आता है दोस्तों। हालांकि चीन किसी भी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि का सदस्य नहीं है। आपको बता दें, अमेरिका के हथियार नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अंडर सेक्रेटरी थॉमस डिनानो ने जिनेवा में एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कहा कि मैं यह बता सकता हूं कि अमेरिकी सरकार को पता है कि चाइना ने 22 जून 2020 परमाणु विस्फोटक परीक्षण किए हैं, जिसमें सैकड़ों टन की निर्धारित क्षमता वाले परीक्षणों की तैयारी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने परमाणु विस्फोटों को छिपाकर परीक्षणों को छिपाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि ये परीक्षण जो है वो परीक्षण प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं। चीन ने अपनी गतिविधियों को दुनिया से छिपाने के लिए डीक पलिंग नामक एक तरीके का इस्तेमाल किया है, जो भूकंपीय निगरानी की प्रभावशीलता को कम करता है दोस्तों। लेकिन वही आपको बता दें, चीन ने अमेरिका के परमाणु परीक्षण वाले आरोपों पर क्या कहा, क्या जवाब दिया। दरअसल निरस्त्रीकरण पर चीन के राजदूत शेन जियान ने सीधे तौर पर अमेरिका के आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि बीजिंग ने हमेशा परमाणु मुद्दों पर समझदारी और जिम्मेदारी से काम किया है। दोस्तों, वाकई में ये बहुत ज्यादा चौंका देने वाली खबर है भारत के लिए, वो भी तब जब कुछ दावा ऐसा किया जा रहा हो कि जस्ट गलवान झड़प के बाद ही गुपचुप तरीके से चाइना ने परमाणु परीक्षण किया। जी हाँ, इस दावे के बाद दोस्तों भारत के लिए क्या खतरा है आपको बता दें। चीन के परमाणु परीक्षण को लेकर अमेरिकी खुलासे से भारत की चिंता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत और चीन में सीमा विवाद है, जो आप सभी जानते ही हैं। दोनों देशों के बीच एक बार युद्ध और कई बार सैन्य झड़पें भी हो चुकी हैं। ऐसे में चाइना की बढ़ती परमाणु शक्ति भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। भारत के पास 170 परमाणु हथियार है, वहीं चीन के पास 2030 तक 1000 परमाणु वॉरहेड बना लेगा। ऐसे में भारत और चीन में परमाणु हथियारों का अनुपात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। अधिक संख्या में परमाणु हथियार होने से चीन जो है वो उन्हें अलग अलग स्थानों पर तैनात कर सकता है और लॉन्चिंग के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म विकसित कर सकता है दोस्तों। गलवान जैसी घटनाओं के बाद लोप नूर जैसे परीक्षण स्थल शिनजियांग में भारत के करीब है, जो लद्दाख डिसएंगेजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ सकती है, जो दक्षिण एशिया में अस्थिरता लेकर आएगा। फिलहाल अब तक भारत की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं बता दें। गलवान के बाद भारत ने एलएसी पर सैन्य तैनाती बढ़ाई है, क्वाड जैसे गठबंधनों को मजबूत किया और स्वदेशी हथियार विकसित किए हैं। अमेरिकी आरोप से कूटनीतिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज नीति पर अड़ी
बड़ी है। कुल मिलाकर दोस्तों खतरा बढ़ा लेकिन प्रबंधनीय है अगर रणनीतिक संतुलन बरकरार रहे तो। जी हाँ, अब इसको आप दो तरह से खबर समझ सकते हैं। एक तो ऐसे कि अमेरिका अलग अलग तरह से रिपोर्ट जारी करके भारत को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि चीन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा, चीन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन साबित होगा और चीन से निपटने के लिए तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों भारत अमेरिका से बैर ना ले या फिर अमेरिका के सामने नतमस्तक रहे। और दूसरा तो ये कि जो अमेरिका कह रहा है वो सही है। अब देखना यह है दोस्तों कि दोनों बातों में से कौन सी बातें सही है। फिलहाल चीन ने ना अभी इस मामले पर ना ही कहा है ना ही हाँ ही कहा है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या ये अमेरिका की कोई चाल तो नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई कलां इलाके में जहां कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास शिया मस्जिद फिदाइन धमाका हुआ था, जिसमें अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों अब इस मामले में एक नई कड़ी सामने आई है। जिस वक्त शिया मस्जिद कसर खदीजातुल कुबरा में फिदाइन हमलावर ने खुद को उड़ाया था, ठीक उसी समय 1 किलोमीटर दूर जामिया मस्जिद कमर उल इस्लाम में शिया विरोधी आतंकी संगठन सिपाही साहबा का शिया समुदाय के विरोध में खत्म नबुव्वत प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें मुख्य अतिथि सिपाही साहबा का प्रमुख मुफ्ती औरंगजेब फारूकी था। दोस्तों 11 मिनट के अपने भाषण में सिपाही साहबा का प्रमुख मुफ्ती औरंगजेब फारूकी ने कई बार शिया समुदाय पर निशाना साधा और लोगों को शिया समुदाय के खिलाफ भड़काया। हालांकि शिया समुदाय की इस्लामाबाद में मस्जिद पर फिदाइन हमला किस आतंकी संगठन ने किया यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से थोड़ी देर पहले जानकारी दी गई कि फिदाइन हमलावर की शिनाख्त कर ली गई है और वो पाकिस्तान का ही नागरिक था, लेकिन कई बार अफगानिस्तान भी गया था। दोस्तों इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि टीडीपी ने इस्लामाबाद विस्फोटक की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के ट्रालिया इलाके में शिया इमाम बाड़ा काजर खादीजतुल कुबरा में हुए धमाके में शामिल होने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया। टीडीपी ने इस घटना पर एक लिखित बयान भी जारी किया है। हालांकि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने शक जताया था कि इस हमले में टीडीपी और इस्लामिक स्टेट समेत कई दूसरे आतंकी समूहों का हाथ हो सकता है। वहीं आपको बता दें इस धमाके के बाद भारत ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी दोस्तों और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, बता दिया कि खुद को ही धोखा दे रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आज सुबह इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुआ बम धमाका निंदनीय है और भारत इसमें हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने बाने को परेशान करने वाली समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने के बजाय अपनी घरेलू बुराइयों के लिए दूसरों को दोष देकर अपने आप को धोखा दे रहा है। भारत ऐसे किसी भी आरोप को खारिज करता है जो जितना आधारहीन है उतना ही बेकार भी है। सामने आप दोस्तों रणधीर जायसवाल जी का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें MEA की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। दोस्तों इसमें भी चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये हमला ऐसे समय हुआ जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वो गुरुवार को पाकिस्तान के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस घटना से कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के बाहर हुए एक आत्मघाती विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर वही भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कांच की बोतलें क्यों लटकी रहती हैं, दुश्मनों की उड़ा रखी है इसने, कैसे नींद आपको बता दें। अगर आप भी दोस्तों कभी भारत की सीमा पर जाएंगे तो एक चीज आपको चौंका सकती है। उम्मीद के मुताबिक कंटीले तारों की भाड़, चौकस सैनिक चौकियां, ये सब तो आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, लेकिन इन सब के बीच अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाढ़ पर खाली कांच की बोतलें लटकी हुई नजर आएंगी दोस्तों, जो आपके मन में पहला सवाल खड़ा कर देगा कि आखिर बॉर्डर पर बोतलों का क्या काम है, क्यों इनको इस प्रकार से बाढ़ पर लटकाया गया है। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बॉर्डर की सुरक्षा सिर्फ बंदूक, कैमरा और हाईटेक सिस्टम तक ही सीमित नहीं है। कई बार सबसे साधारण चीजें ही सबसे कारगर साबित होती है। दरअसल भारत की सीमाएं हजारों किलोमीटर लंबी है। ये सीमाएं सिर्फ मैदानों से नहीं गुजरती, बल्कि घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, दलदली इलाकों और बेहद दुर्गम क्षेत्रों से होकर जाती है। ऐसे इलाकों में हर जगह आधुनिक सेंसर, थर्मल कैमरे या अलार्म सिस्टम लगाना ना तो आसान होता है, ना ही इनमें कोई कार्य करवाना हमेशा संभव होता है। कई बार सीमावर्ती इलाकों में बिजली की समस्याएं रहती हैं, कहीं पर बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं धूल और आंधी। इन हालात में हाईटेक उपकरण खराब हो सकते हैं, नेटवर्क फेल हो सकता है, बैटरी जो है वो जवाब दे सकती है, लेकिन कांच की बोतलें इन सब समस्याओं से बेपरवाह होती है। दोस्तों ये एक तरह का अलार्म सिस्टम की तरह कार्य करती है। इन्हें बाढ़ के तारों पर इस तरह लटकाया जाता
बताता है कि अगर कोई व्यक्ति घुसपैठिया या फिर कोई जंगली जानवर तार को छूने की कोशिश करे तो बोतलें आपस में टकराने लगती है। इससे तेज आवाज पैदा होती है। रात के सन्नाटे में यह आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए ये आवाज एक साफ चेतावनी होती है कि जाग जाओ या अलर्ट हो जाओ, कहीं कुछ हरकत हुई है। कई बार ये आवाज इतनी अचानक होती है कि सोता हुआ सैनिक भी तुरंत सतर्क हो जाता है। दोस्तों, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यही है, जैसा हमने आपको बताया, कि इसको चलाने के लिए ना तो बिजली चाहिए, ना इंटरनेट, ना बैटरी, ना ही इसके लिए किसी महंगे रख रखाव की आवश्यकता होती है। खाली कांच की बोतलें आसानी से मिल जाती है और इन्हें लगाने में बहुत कम खर्चा भी आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस सबसे सस्ते टेक्निक से वाकई में हैप्पी हर मानते हैं, कभी कभी सस्ती चीजें भी कारगर साबित होती हैं, जैसे कि कांच की बोतलें, तो इंडियन आर्मी डिड गुड। जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर ओमान में बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने ईरान को दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका। नए तेल प्रतिबंधों का ऐलान, सख्ते में तेहरान। दोस्तों, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में अप्रत्यक्ष बातचीत खत्म होने के कुछ ही पलों बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए तेल प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान के तेल निर्यात को और सीमित करना बताया गया है। तेहरान इस कदम से सख्ते में है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अस्थिरता फैलाने और अपने देश के भीतर दमन बढ़ाने में करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के अवैध तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को रोकने के लिए अपनी अधिकतम दबाव की नीति पर पूरी तरह कायम है। अमेरिका ने जिन 14 जहाजों का निशाना बनाया है, उन पर ईरानी तेल ढोने का आरोप है। इनमें तुर्की, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के झंडे वाले जहाज भी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 15 कंपनियों और 2 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन जहाजों और संस्थाओं से जुड़ा कोई भी लेन देन अब अमेरिकी दायरे में अवैध माना जाएगा। अमेरिका पहले भी ईरान पर इस तरह के प्रतिबंध लगाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही वॉशिंगटन की नीति रही है कि दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल ना खरीदे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाकर उसे अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर रुख बदलने के लिए मजबूर करना है। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रतिबंधों की घोषणा ऐसे समय हुई है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ओमान में अमेरिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ परमाणु कार्यक्रम पर हुई अप्रत्यक्ष बातचीत का माहौल सकारात्मक रहा है। हालांकि अमेरिका ने बातचीत के बावजूद दबाव की नीति में कोई ढील नहीं दी। वहीं दोस्तों, खामेनेई के मंत्री ने कह दिया कि अगर उकसाया तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, जवाब हम भी देंगे। इसी बीच अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिका और रशिया के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट गुरुवार को समाप्त हो गई। इसके साथ ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच हथियारों पर लगी सीमा हट गई है, जिससे नई परमाणु हथियार दौर का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, न्यू स्टार्ट संधि 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रशिया के डिमिट्री मेदवेदेव के बीच हुई थी। यह संधि हर पक्ष को 1550 परमाणु वॉर हेड्स और 700 मिसाइल तथा बम वर्षक तक सीमित करती थी। ये संधि 2021 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसे अब 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। संधि में ऑन साइट निरीक्षण की व्यवस्था भी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण 2020 में यह निरीक्षण रुक गए और फिर कभी बहाल नहीं हुए। फरवरी 2023 में रशिया ने अपनी भागीदारी निलंबित कर दी थी। रशिया का कहना था कि उस समय अमेरिका और नाटो के नेताओं ने खुले तौर पर रशिया की हार को लक्ष्य बताया था, इसलिए वो अमेरिकी निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता। फिर भी रशिया ने संधि से पूरी तरह वापसी नहीं की और हथियारों की सीमा का सम्मान करने का वादा किया। पिछले साल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यदि अमेरिका भी आगे बढ़े तो रशिया 1 साल के लिए संधि की सीमाओं का पालन करने को तैयार है, ताकि दोनों पक्ष एक नई संधि पर बातचीत कर सके। तो वहीं आपको बता दें, वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस से रोका था। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा दावा। बता दें, वैश्विक स्तर पर कई तरह की चुनौतियों के बीच पोलैंड के उप विदेश मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्लादिस्लाव बर्टोशेवेस्की भारत के दौरे पर हैं और बर्टोशेवेस्की ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात करके उनको यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करने से रोका था। भारत वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाता रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बर्टोशेवेस्की ने समाचार एजेंसी IANS के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है और हम दुनिया में भारत की भूमिका को निश्चित तौर पर स्वीकार करते हैं। मैंने पहले भी नई दिल्ली में अपने एक इंटरव्यू में
में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 के आखिर में राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी और उन्हें यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करने की कोशिश करने से रोका था। भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक सकारात्मक भूमिका थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने निभाई और जो भारत दुनिया के मामलों में निभाता है और मुझे ये उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, इन्होंने काफी भारत की तारीफ की, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो वहीं आपको बता दें, रशिया का भारत को स्टील्थ ड्रोन का बड़ा ऑफर, घर में घुसकर दुश्मन का काम तमाम करेगा S-70। दोस्तों, रशिया ने भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत करते हुए एक ऐसा बड़ा तगड़ा ऑफर दे दिया जो आसमान में भारतीय बलों की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा। रशिया ने भारत के लिए अहम प्रस्ताव में अपने अत्याधुनिक 5 हैवी पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 के साथ कॉम्बैट ड्रोन S-70 ओखोटनिक को भी देने की पेशकश की है। ये पेशकश ऐसे समय सामने आई है जब भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण ट्रेड डील हुई है। रशिया के सूत्रों की माने तो यह प्रस्ताव एक मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम बनाने पर केंद्रित है जो फाइटर जेट और ड्रोन को एक साथ ऑपरेट करने की अनुमति देकर आधुनिक हवाई युद्ध को एक नया आकार दे रहा है। रशिया का सुखोई 57E रशिया के सुखोई 57 फैलन का एक्सपोर्ट मॉडल है। ये एक डबल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे हवा से जमीन पर युद्ध के लिए विकसित किया गया है। रूसी स्टील्थ फाइटर सुपर क्रूज एडवांस्ड एवियोनिक्स और एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी एजा रेडार खासियतों से लैस है। भारत को रशिया के ऑफर की सबसे खास बात सुखोई 70 ओखोटनिक भी है। रशिया ने इसकी तकनीक भी साझा करने की बात तक कह दी है, जिसका मतलब यह है कि भारत में इसका निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि जब तकनीक आपके पास होगी तो आप फुल टू फुल इसको बिल्टअप कर सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, Su-70 यानी सुखोई 70 ओखोटनिक भी एक स्टील्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV है। सुखोई 70 कोई हल्का उड़ान भरने वाला ड्रोन नहीं है, ये एक बड़ा स्टील्थ UCAV है जिसे 2.8 टन तक हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखना ये होगा कि भारत इसके लिए हामी भरता है कि नहीं भरता। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, जहां बांग्लादेश चुनाव से पहले तारिक रहमान ने पेश किया बीएनपी का घोषणा पत्र, 10 साल से ज्यादा ना हो प्रधानमंत्री का कार्यकाल। वहीं शेख हसीना पर साध ली चुप्पी, भारत से दोस्ताना संबंध की कर दी बात। आपको बता दें, बांग्लादेश में मतदान से ठीक पहले तारिक रहमान की पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सरकार आने पर में तारिक रहमान की पार्टी ने हर गरीब परिवार को प्रति महीने 2500 टका देने, 1.5 करोड़ पेड़ लगाने, राज्यसभा का गठन करने और महिलाओं को अधिकार देने का वादा किया है। घोषणा पत्र का थीम 2034 तक नया बांग्लादेश बनाने की है। प्रथम आलो के मुताबिक तारिक रहमान ने 51 पॉइंट्स में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान प्रस्तावित है, 15 फरवरी से वोटों की गिनती की जाएगी। दोस्तों, हालांकि घोषणा पत्र में क्या क्या कहा गया है आपको बता दे। पहला है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 साल के लिए होगा। कोई भी शख्स एक साथ इससे ज्यादा समय तक पीएम की कुर्सी पर नहीं रह सकता। इसके लिए बीएनपी कानून लाएगी। राष्ट्रपति पद के लिए भी यही प्रावधान किया जाएगा। दूसरा है, बांग्लादेश में वर्तमान में सिर्फ नेशनल असेंबली है जिसे जातीय संसद यानी लोकसभा कहा जाता है। बीएनपी ने उच्च सदन बोले तो राज्यसभा गठन की बात कही है। इस सदन में महिलाओं के लिए 20% सीट रिजर्व करने की घोषणा की गई है। तीसरा, विदेश नीति को लेकर भी बीएनपी ने बड़ी घोषणा की। बीएनपी का कहना है कि हम दोस्त बनाएंगे, किसी भी देश का दखल बांग्लादेश में नहीं होगा। हम स्वतंत्र विदेश नीति विकसित करेंगे। बांग्लादेश के लोग हमारी प्राथमिकता है। चौथा है, हर गरीब परिवार को प्रति माह 2500 रुपए देने की घोषणा की गई है। इसे बीएनपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं मेड इन बांग्लादेश पर फोकस करने की बात कही गई है। पांचवा है, बीएनपी ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 70 में संशोधन करने की घोषणा की है। इसके तहत नेता दल बदल नहीं कर पाएंगे। तारिक रहमान के मुताबिक हर एक वोटों की रक्षा की जाएगी। छठा है, पूरे देश में 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाएगी। 50,000 लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी की घोषणा की गई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक जांच कमेटी बनाने की बात कही गई है। वही दोस्तों, जब बांग्लादेश में चुनाव की बात हो रही है, घोषणा पत्रों की बात हो रही है, तो हिंदुओं पर बात ना हो या हिंदुओं की रक्षा को लेकर क्या क्या घोषणा किया गया है वो आपको बता दें। हिंदुओं की सुरक्षा भी बांग्लादेश में चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। बीएनपी ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनी प्रावधान का वादा किया है। घोषणा पत्र में सभी धर्मों के नेताओं के लिए भत्ता और कल्याण योजनाओं की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ जमात ने हिंदुओं की सुरक्षा पर स्पष्ट वादा नहीं किया, सिर्फ धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने भी कबूला, सच कहा, मोहम्मद यूनुस के राज में बिगड़े हैं भारत के साथ रिश्ते। आखिरकार
आखिरकार बांग्लादेश ने मान ही लिया कि मोहम्मद यूनुस के शासन के दौरान ढाका और नई दिल्ली के बीच रिश्ते खराब हुए। मोहम्मद यूनुस के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि अंतरिम सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध पूरी तरीके से सहज नहीं थे। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि चुनी हुई सरकार आएगी तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। हुसैन गुरुवार को ढाका स्थित मंत्रालय के दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। दोस्तों, इन पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बंगाल में चुनाव से पहले अलग थलग हुई टीएमसी इंडिया ब्लॉक से मिला तगड़ा झटका। क्या भारत के लिए है ये जैकपॉट? जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या भाजपा इस स्थिति का फायदा उठा पाएगी? पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने सीपीआईएम के राज्य नेतृत्व की ओर से आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बार बार की गई एकता की कोशिशों पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोनों दलों के बीच बंटवारा तय माना जा रहा था। इससे यह भी साफ हो गया है कि विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसे 3 साल के लिए भी 3 साल से भी कम समय पहले बड़े जोर शोर से इंडिया ब्लॉक के रूप में पेश किया गया था, पश्चिम बंगाल में सफल नहीं हो पाएगा। अब राज्य में कई दलों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। दोस्तों, राज्य की 80 से 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का असर पड़ सकता है, जबकि 40 से 50 सीटों पर वे निर्णायक भूमिका में है। ये जनसांख्यिकी की स्थिति राज्य की राजनीति को काफी प्रभावित करती है और कई राजनीतिक दल इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक मुस्लिम वोटरों का झुकाव राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की हैं। राज्य कांग्रेस के एक हिस्से ने अधीर रंजन चौधरी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पार्टी अपने दम पर कितनी सीटें जीत पाएगी। खुद चौधरी अभी बिना किसी आधिकारिक घोषणा के इस भूमिका को लेकर हिचकिचा रहे हैं। हालांकि संभावना है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, खासकर मुर्शिदाबाद जिले से। दोस्तों, 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 294 सदस्यीय विधानसभा में एक भी सीट जीतने में नाकाम रहा था, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी आईएसएफ को सिर्फ 1 सीट मिली थी। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, सीपीआईएम, डीएमके, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और आरजेडी सहित 28 विपक्षी दल शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद लगातार झटकों का सामना कर रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में भी उसे हार मिली, जिससे यह गठबंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिखाई दिया। हालांकि पश्चिम बंगाल में भाजपा इस राजनीतिक स्थिति का कितना फायदा उठा पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। यह भी साफ भी नहीं है। राज्य में उसके पास ना तो कोई मजबूत क्षेत्रीय नेता है और ना ही पूरी तरह एकजुट पार्टी संगठन। अब देखना ये होगा दोस्तों कि ये भाजपा के लिए कैसे जैकपॉट साबित हो पाता है, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही। आपकी क्या है राय दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। किराए के घर पर कब्जा करने का आरोप 31 साल पुराना है मामला। दोस्तों, बिहार की सियासत में शुक्रवार रात जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 वर्ष के एक पुराने मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 1995 में पटना के एक घर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वो किराए पर रहने गए थे। पप्पू यादव ने इस किराए के घर में पहले अपना दफ्तर खोला, फिर उस पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने पप्पू यादव को कई बार समन भी जारी किया था, लेकिन वो सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने 2 दिन पहले उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पटना पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव को शुक्रवार को आधी रात गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों की पुलिस से तीखी बहस भी हुई। उन्हें सुबह कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है। दोस्तों, वहीं इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा कि मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। इससे पहले मीडिया से बातचीत में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नीट छात्रा की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार की सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी उनको धमका रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकने वाला नहीं हूं। ऐसे में विपक्षी दल दोस्तों इस खबर से भी उनको जोड़कर, उनकी गिरफ्तारी को जोड़कर देखने का प्रयास कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।